हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी को कंप्लीट कर चुके हैं। ह्यूमन कार्यकी, मानव कार्यकी, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको, उनकी मैकेनिज्म को, उनकी कार्यप्रणाली को, उनसे रिलेटेड बीमारियों को हमने डिस्कस किया। और लास्ट टॉपिक में हमने मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस को पढ़ा, मानव रोगों को समझा। आज की इस कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। इसके बाद विटामिन का भी हम एक लेक्चर लेंगे, जिससे कि हम लोग मानव के बारे में एक बार पढ़ के फिनिश करें। और उसके बाद हम लोग जो है जेनेटिक्स वगैरह है, इन्वायरमेंट है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बायोलॉजी में हमें पढ़ने हैं। उसके बाद बॉटनी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो अभी बहुत कुछ बायोलॉजी में पढ़ने के लिए बाकी है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, समझते हैं दोस्तों पोषण क्या है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों। तो सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं बात करूं कि भाई हमारे शरीर की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी को, उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिस कच्चे माल की हमें जरूरत होती है, जिस रॉ मटेरियल की हमें जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को विशेष रूप से दोस्तों आपकी बॉडी में क्या पाया जाता है, आपकी बॉडी में जितनी भी अच्छी बुरी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी हानिकारक या लाभदायक क्रियाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या, उपापचय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मेटाबॉलिज्म की निरंतरता के लिए, हमारे उपापचय का निरंतरता के साथ संचालन होता रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलर चलता रहे, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स, हमारी बॉडी की सारी जैविक क्रियाएं रेगुलर फंक्शन करें, उसके लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए आपको जिस कच्चे माल की जरूरत होती है, जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, उसे हम कहते हैं पोषण। क्लियर। तो हम कह सकते हैं भैया कि हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी क्रियाएं रेगुलर स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और मेटाबॉलिज्म को लगातार कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए कि एनर्जी, और वो एनर्जी जिस कच्चे माल से, एनर्जी जिस रॉ मटेरियल से आती है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं बताइए, पोषण कहते हैं। एक तरीके से कहा जाता है भाई भोजन क्यों कर रहे हैं, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, जो आप बॉडी को दे रहे हो, जो आप भोजन के माध्यम से अपनी बॉडी तक पहुंचा रहे हो, व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ी खाना खाने की ही जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मानव एक एक्टिव जो है एनिमल है, मानव एक क्रियाशील प्राणी है, लगातार फंक्शनिंग में रहता है, कार्य करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसको चलाने के लिए आपको पता होगा कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी ना तो पैदा हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, पढ़ा होगा आपने अच्छे से। एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से खाद्य पदार्थ अपनी बॉडी तक पहुंचाते हैं, बॉडी उनको श्वसन की क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा एनर्जी में बदलती है, और उस एनर्जी का हम लोग अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों शरीर को एनर्जी के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना, साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ के लिए जिस कच्चे माल की या जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम पोषण कहते हैं। अब जो पोषक पदार्थ हैं उसके आधार पर हम लोग न्यूट्रिशन को मेन दो भागों में आप डिवाइड करते हैं। पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स। अब बात करेंगे दोस्तों, अब हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि एक तो आपको बोला जाए मुख्य या स्थूल पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, मुख्य या स्थूल पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भैया वे होते हैं जिनसे हमारे न्यूट्रिशन का, हमारे पोषण का अधिकतम हिस्सा
मैक्सिमम पार्ट जिनसे अवेलेबल होता है। कौन कौन है बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन क्या बताइए? ये तीन आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर? इसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ आप क्या मिलेंगे? द्वितीयक, द्वितीयक पोषक पदार्थ, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या इनको सूक्ष्म पोषक पदार्थ भी कहते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ का मतलब है इनका पोषण में रोल, इनका न्यूट्रिशन में रोल बहुत कम होता है। जरूरी होते हैं, कंपलसरी हैं, लेकिन रोल इनका कम है। एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों विटामिन, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, अल्प पोषक पदार्थ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जबकि ये क्या है बताइए? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मतलब बड़े वाले। विटामिन साथ ही साथ दोस्तों वाटर, जल, जल की शरीर को जरूरत बहुत पड़ती है, मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं आप, लेकिन वाटर से आपको एनर्जी नहीं मिलती, वाटर से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हाँ, वाटर आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, आपकी बॉडी की जो जैविक क्रियाएं हैं, उनके संचालन के लिए कंपलसरी है। तो ये दोनों ही पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भैया जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनके ज्यादा जरूरत है, द्वितीयक पोषक तत्व की कम जरूरत है। लेकिन ये मत समझ जाना कि ये जो सेकेंडरी पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, या जो अल्प पोषक तत्व हैं, इनको जरूरी माना ही नहीं गया है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। क्लियर? ये भी कंपलसरी है, विटामिन, वाटर और खनिज तत्व, मिनरल्स, है ना, जिनकी आपको बहुत कम मात्रा में जिनका जो रोल है वो न्यूट्रिशन में बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, बट वो कम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कंपलसरी है सारे के सारे, है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी पढ़ेंगे, हम प्रोटीन्स को भी पढ़ेंगे और हम फैट को भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो पोषक पदार्थ सबसे पहले कि न्यूट्रिशन में रोल कितना है, न्यूट्रिशन में कितना पार्ट ये प्ले कर रहे हैं, उसके बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व। इनको मैक्रो या गुरु पोषक तत्व भी बोला जाता है, गुरु ज्यादा। क्लियर? जबकि इनको माइक्रो यानी कि अल्प या लघु पोषक तत्व भी बोला जाता है। इसका मतलब है इनकी कम रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन के लिए, पोषण में इनका योगदान अल्प है, न्यूट्रिशन में इनका योगदान ज्यादा है। बात समझ में आई? क्लियर? इसके बाद हम लोग फिर न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटते हैं, फिर पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो कार्बनिक पोषक पदार्थ, ऑर्गेनिक, दूसरे इनऑर्गेनिक। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे हैं आपके अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। देखिए, कार्बनिक पोषक पदार्थ वे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक, कार्बन के बने हुए यौगिक जिनके अंदर पाए जाते हो। ठीक है, तो कार्बनिक वो हो गए, साथ ही साथ अकार्बनिक में वो हो गए जिनमें कार्बन कंपाउंड्स नहीं पाए जाते। सिंपल। तो कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे तो दोस्तों जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्लियर? जितने भी आपके फैट हैं, वसाएं हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो विटामिन्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़ेंगे। क्लियर? विटामिन्स को किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जबकि जो मिनरल्स हैं जैसे आपका वाटर हो गया, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पोषक पदार्थ हैं, मिनरल्स में कौन आता है? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे कि सल्फर, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम। इन सब की बॉडी को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग रिएक्शंस में बहुत ही प्रॉपर हेल्प चाहिए होती है। कैल्शियम आपकी मसल्स के लिए जरूरी होता है। क्लियर? सल्फर जो है आपकी बॉडी में, सल्फर आपके जितने भी फॉस्फेट जो आपके डीएनए, आरएनए वगैरह है उनके अंदर सल्फर पाया जाता है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक है? क्लियर? ओके। और पोटेशियम, आपके सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके तंत्र की क्रियाविधियों में काफी हेल्प करते हैं। कैल्शियम आपके रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है? तो काफी सारे इनके यूजेस
काफी सारे इनके फायदे हमारे लिए हैं। तो कार्बनिक जो पोषक पदार्थ हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसाएं और आपके विटामिन, जबकि अकार्बनिक में दोस्तों जल आपको पता है इनऑर्गेनिक है, साथ ही साथ जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं बताइएगा? वो सब आते हैं आपके किसके अंदर? इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या? सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ है ये, सबसे सिंपलेस्ट फूड मटेरियल्स में से एक है। सबसे सरलतम खाद्य या पोषक पदार्थ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे लाइट, सबसे सिंपल जो सब्सटेंसेस का ग्रुप है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? सबसे सरलतम आपके खाद्य पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आते कहां से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। यानी आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंट में या इस पूरे इकोसिस्टम में कार्बोहाइड्रेट कहां से आ रहे हैं, तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो ग्लूकोज की फॉर्म में जो पदार्थ हैं वो आपकी बॉडी में जो आते हैं वो दोस्तों प्लांट्स में आते हैं, पहले प्लांट से एनिमल्स में आते हैं, तो वो क्या हो गए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ओके भैया, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं दोस्तों, किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक है, क्लियर? जनरली इनका फॉर्मूला CH2O होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ये इनका अनुपात 1:2:1 होता है। क्लियर? लेकिन इन तीनों में से जो 1:2 है कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या होता है दोस्तों? ये हमेशा फिक्स है। मतलब जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला है वो CH2O है। कार्बनों की संख्या, हाइड्रोजनों की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात 1:2:1 रहता है। जनरली ये रहता है, लेकिन एक चीज वो क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा आपको क्या मिलेगा दोस्तों? हमेशा 1:2 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, आपको बता चुका हूं। मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं, ये भी बता चुका हूं। प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किसके द्वारा बताइए दोस्तों? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जैव मंडल में है ना, जीवों में, सजीवों के अंदर क्या होते हैं? इनका निर्माण होता है। आगे बात करने के लिए हम जा रहे हैं दोस्तों कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सबसे सिंपल हैं, तो दोस्तों तुरंत ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तुरंत ऊर्जा, यानी आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन, यानी सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने के मामले में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं में से सबसे काम का हमारे कौन है? तो दोस्तों कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो दोस्तों आप क्या लीजिएगा? कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भाई एथलीट वगैरह जो होते हैं वो एनर्जी के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? ग्लूकोज पीते हैं, है ना। कोई भी पेशेंट वगैरह होता है, उल्टी दस्त वगैरह हो जाती है, उनको ग्लूकोज पिलाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से सबसे इजीली एनर्जी मिल जाती है और सबसे जल्दी भी मिल जाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स की बात करें तो आपसे पूछा जाए भाई खिलाड़ी खेलने से तुरंत पहले, खिलाड़ी जो होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, वो खेलने के तुरंत पहले क्या लेते हैं बताइए? तो खेलने के तुरंत पहले क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। क्लियर? खिलाड़ी हो गए, एथलीट हो गए, तो ये लीगल भी है, इलीगल नहीं है भाई। एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो कि सभी तरीके से कानूनी रूप से मान्य है, लीगल है। क्लियर? तो एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पर यहां पर क्या ली जाती है बताइएगा?
ली जाती है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गया। कई बार कार्बोहाइड्रेट जुड़कर बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना लेते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह मैं आपको प्रोटीन में भी पढ़ाऊंगा, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध याद रखेंगे। दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, आपका आंसर जाएगा सर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आगे समझाऊंगा कि ये बॉन्ड की जरूरत कहां पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्चुअली लर्निंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ हैं, सबसे सिंपलेस्ट फूड मटेरियल है, जो कि तुरंत एनर्जी के लिए, सबसे जल्दी ऊर्जा देने के लिए जाना जाता है। ऊर्जा की मात्रा भले ही कम है, सबसे कम ऊर्जा भी देते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो प्रति किलोग्राम या प्रति ग्राम के एनर्जी प्रोडक्शन के हिसाब से, है ना, मतलब प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम द्रव्यमान के द्वारा कितनी एनर्जी उत्पन्न की जा रही है, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सबसे कम एनर्जी देते हैं, लेकिन सबसे जल्दी देते हैं। ये सबसे बढ़िया फायदा है, ठीक है, क्लियर। सबसे जल्दी एनर्जी देते हैं। साथ ही साथ इनका जो फॉर्मूला है वो CH2O होता है जनरली, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होगा। लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो कभी कभी वेरी कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हमने करी है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो बंध पाया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। तो बच्चों लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आगे बढ़ूं और फिर आगे बढ़कर आपको समझाऊं चीजों के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलें अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने लगेंगे आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के साथ आपका मुकाबला होगा। कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक तो मोनोसैकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में केवल कितना अणु होता है, केवल एक अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट का केवल एक मॉलिक्यूल होता है, क्लियर। अगला ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 अणु होते हैं, जिनमें अगर 2 अणु होंगे तो उसको कह देंगे डाइसैकेराइड, 2 अणु होंगे तो उसको क्या कह देंगे बताइएगा, उसको डाइसैकेराइड कह देंगे। और अगर 3 होंगे तो उसको क्या कह देंगे, ट्राइसैकेराइड। 3 होंगे तो क्या कह देंगे बताइएगा, ट्राइसैकेराइड कह देंगे, सिंपल, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, क्लियर। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, 10 से ज्यादा अणु होते हैं। यानी कि मोनोसैकेराइड की जब आप बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का केवल एक मॉलिक्यूल है, क्लियर। 2 से 10 मॉलिक्यूल हो जाएं तो ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, और 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएं तो पॉलीसैकेराइड। बिल्कुल हल्के रहो, एग्जांपल अभी दूंगा मैं। एक बात बताओ, अगर आप ओलिगो और अगर आप पॉलीसैकेराइड का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, है ना, जल अपघटन करने पर एक बात बताओ, मोनोसैकेराइड में एक अणु है, ऐसे एक अणु 2 या 10 के बीच आ जाएंगे तो ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा, और ऐसे एक अणु 10 से ज्यादा बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। अगर मैं इनको तोड़ूंगा, पॉलीगो और ओलिगो, इन दोनों को मैं तोड़ता हूं तो बताइए लास्ट में क्या निकल के आएगा, मोनोसैकेराइड। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आता है कि पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, हमको मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ओलिगो और पॉली का जो निर्माण है वो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं। किस बंध के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ते जाते हैं, और जुड़कर वो ओलिगो या पॉलीसैकेराइड का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोसैकेराइड मीठे हैं।
क्लियर। डाइसैकेराइड भी मीठे हैं और पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं, फीके। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ लोग मानते हैं कि सर ये शुगर्स होती हैं, शर्कराएं होती हैं, लेकिन शुगर केवल उसको कहते हैं जो कि मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा एक बार कि जो मीठे वाले हैं जैसे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, तो इनको आप क्या कह सकते हो, शुगर कह सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि जितनी भी शुगर्स हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट हैं। क्लियर। जनरली जो नेचुरल शुगर्स हैं वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट शुगर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शुगर कैसी होती है, मीठी होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके फीके भी होते हैं। तो इससे समझ लेना जितनी भी प्राकृतिक शर्कराएं हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है बताइए, ये सब आपके मीठे हैं, क्योंकि ये शुगर्स हैं, शर्कराएं हैं और ये कार्बोहाइड्रेट भी हैं। क्लियर। तो सभी प्राकृतिक शर्कराएं अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट सभी कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल शुगर्स हो ये जरूरी नहीं है। क्या ये बात आपके दिमाग में आ गई, कोई समस्या? बेटा YouTube पर हर टॉपिक को जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं सबके 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनमें टॉपिक के नीचे PDF दी हुई है। आप अच्छे से सॉल्यूशन करें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझें और अच्छे से अपनी टॉपिक को एनालाइज करें। क्लियर। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आपको एक एक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत कुछ पढ़ना है और इस टॉपिक में एग्जाम्स में आने का मटेरियल काफी ज्यादा है। मोनोसैकेराइड का मतलब केवल कितनी अणु होगा, एक। अब मोनोसैकेराइड में अगर 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, तो उसको क्या कह देंगे, हेक्सोज। क्या कह देंगे बताइएगा, हेक्सोज कह देंगे। हेक्सोज का फॉर्मूला C6H12O6। क्लियर। 6 कार्बन वाला होगा तो क्या बनेगा दोस्तों, हेक्सोज बनेगा। अब हेक्सोज में कौन कौन है दोस्तों, तो हेक्सोज में देख लीजिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाली श्रृंखला है। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और दोस्तों मैनोज। मैनोज ये क्या है, सारे के सारे दोस्तों 6 कार्बन वाली शर्कराएं हैं। फिर बात करते हैं 5 कार्बन पर। तो 5 कार्बन वाली श्रृंखलाओं को क्या बोलोगे, पेंटोज। और पेंटोज में याद रखना दोस्तों, पेंटोज में जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज है वो पेंटोज शर्करा ही है जो आपने डीएनए आरएनए में पढ़ी है, डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो राइबोज है वो कितने कार्बन वाली है बताइए, 5 कार्बन वाली है। समझ में आ गई बात। राइबोज में कितने कार्बन पाए जाते हैं बताइएगा, 5 कार्बन। तो चाहे आप डीऑक्सीराइबोज की बात कर लें, चाहे आप राइबोज की बात कर लें, कितने पाए जाते हैं बताइए, 5। राइबोज के साथ जाइलोज भी पढ़िएगा। राइबोज और जाइलोज ये दोस्तों 5 कार्बन वाले हैं। और तीसरा 4 कार्बन वाले, तो 4 कार्बन वालों को बोला जाता है टेट्रोज। 4 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेट्रोज। और टेट्रोज में एक नाम याद रखिएगा, इरिथ्रोज। क्या नाम याद रखेंगे दोस्तों, इरिथ्रोज। ये सब के सब एक ही अणु के बने हुए हैं, केवल एक मॉलिक्यूल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, जाइलोज किस प्रकार की श्रृंखला, किस प्रकार की शर्करा है, तो आप कहेंगे सर पेंटोज है। इसके अलावा मोनोसैकेराइड है। आपसे पूछेगा सर मैनोज किस टाइप की शुगर है, तो हम कहेंगे सर मोनोसैकेराइड है, बस 6 कार्बन है तो हेक्सोज है। इसी तरह इरिथ्रोज में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन एक ही इकाई है, इसलिए ये सब क्या है दोस्तों, मोनोसैकेराइड है। इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन बेसिक से एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, क्लियर, ठीक है। तो सभी कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2 आपका फिक्स होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब के सब किससे बने हुए होते हैं बताइए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों डाइसैकेराइड की।
ठीक है। अब मैं बात किसकी करूंगा, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं इनमें बताइए कितने कार्बोहाइड्रेट होंगे, 2 अणु होंगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में नाम बता रहा हूं आपको, सबसे पहले सुक्रोज, एक एक को पढ़ाना है फिर मुझे। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। क्लियर। सुक्रोज जो होती है ये किससे बनी है बताइए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर क्या बना दिए, सुक्रोज। इसी तरह माल्टोज, माल्टोज बनी होती है दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और क्या बन गया, माल्टोज। और थर्ड नंबर पर दोस्तों लैक्टोज। लैक्टोज में आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैक्टोज में आप पढ़ेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये कुछ फेमस डाइसैकेराइड हैं जो कि दो आपके मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इनके बारे में तो हमें डिटेल में समझना ही है, उससे पहले हम पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आप देखिएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये तीनों किसके बहुलक हैं दोस्तों, ग्लूकोज के बहुलक हैं। बहुलक क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों पॉलीसैकेराइड में कितने से ज्यादा इकाइयां होती हैं, 10 इकाइयां होती हैं। 10 तो कम से कम है, अब 10 से ज्यादा इकाई है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉलीमर। क्लियर। इसी तरह आपसे पूछे इनुलिन, तो इनुलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक। क्लियर। सेलुलोज, सेलुलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक। तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। स्टार्च दोस्तों पादपों का संचित भोज्य पदार्थ है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है। काइटिन कीटों का कवच। इनके बारे में डिटेल में अभी समझाने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझा ही दिया है। चलिएगा बच्चों, किसी टाइप का कोई डाउट बताइएगा। बिल्कुल दीपा, ये स्टूडेंट शायद आज नए हैं क्लास के अंदर, वेलकम आपका। चलिए दोस्तों, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड, सॉरी पॉलीसैकेराइड, आई थिंक सो समझ में आया होगा। पिछली स्लाइड पे चलता हूं वापस से, ठीक है। क्या कि भैया कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स बताए हैं। मोनोसैकेराइड जो कि मीठे हैं, 1 मॉलिक्यूल के बने हैं। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 मॉलिक्यूल के बने होते हैं। डाइसैकेराइड जिनमें मीठे हैं। क्लियर। ट्राइसैकेराइड्स में कुछ मीठे कुछ फीके, और पॉलीसैकेराइड सारे के सारे फीके होते हैं, ठीक है। ओलिगो और पॉलीसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली कौन निकल के आएगा, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो जितने भी मीठे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सबको आप शर्करा कह सकते हो, शुगर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, शर्करा। क्लियर। तो सभी कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी नेचुरल शुगर्स है वो सब अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। कुछ कृत्रिम शर्कराएं हैं वो अलग हैं, उनके बारे में रुक कर बात करेंगे। मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले और 4 कार्बन वाले। 6 कार्बन है तो हेक्सोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज और 4 कार्बन है तो इरिथ्रोज। 6 कार्बन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आपके जो आपका 5 कार्बन वाला है उसमें आप राइबोज याद रखेंगे जो कि पेंटोज शुगर है, आपने डीएनए आरएनए में पढ़ा है। 5 कार्बन वाली अगली जाइलोज। इसी तरह 4 कार्बन में आप क्या याद करेंगे, इरिथ्रोज याद करेंगे, ठीक है। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको डाई और ट्राई के बारे में बताया है कि भैया डाइसैकेराइड में आपके पास सुक्रोज है, बहुत आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलुलोज, ठीक है, एक एक को समझते हैं। सेलुलोज कहां पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है प्लांट सेल वॉल में। सेलुलोज पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति में। क्लियर। सेलुलोज कहां पाया जाएगा बताइए, पादपों की कोशिका भित्ति में। स्टार्च पादपों के अंदर संचित भोजन, पादपों के अंदर जो संचित भोजन है वो क्या है बताइए, स्टार्च है। जंतुओं का
संचित भोजन, जंतुओं में जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है बताइए, ग्लाइकोजन है। और काइटिन दोस्तों कीटों का कवच, कीटों का कवच या फिर कवकों की कोशिका भित्ति, फंगल सेल वॉल है ना, फंगल सेल वॉल, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। तो इनको हम लोग कुछ इस तरह मार्क करते हैं ताकि आप इन सबको अलग से रीड कर पाएंगे, चलिएगा, है ना। और काइटिन में ये भी आप याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद इनुलिन, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। आई थिंक सो जितना भी आपके काम का है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स भाई साहब सब सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात। चले आगे, कोई समस्या बच्चों, ठीक है। अब फिर इनको एक एक को हम समझेंगे भैया, एक एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा, मुझे नहीं लगता किसी टाइप की कोई दिक्कत होगी। अब एक एक के बारे में समझते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों ग्लूकोज की। क्या क्या कहते हैं ग्लूकोज को? ग्लूकोज को फ्यूल ऑफ सेल, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिका का ईंधन, क्लियर। ग्लूकोज को बोलते हैं ग्रेप सुगर, अंगूर की शर्करा, है ना। अंगूर से क्या प्राप्त होता है आपको? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज को क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्रेप सुगर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। ग्लूकोज को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को ही बोला जाता है सरलतम शर्करा, सबसे सिंपलेस्ट सुगर, सरलतम शर्करा, क्लियर। ग्लूकोज को ही बोला जाता है, ग्लूकोज को ही बोलते हैं दोस्तों द्राक्ष शर्करा, है ना। अंगूर से ही दाख वगैरह खाते हैं ना, हम दाख खाते हैं तो अंगूर से ही खाते हैं, तो उससे आपको ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज को बोलते हैं फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन, ग्रेप सुगर, ब्लड सुगर, हाँ रक्त शर्करा, ब्लड सुगर किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को बोलते हैं, क्लियर। फॉर्मूला C6H12O6, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस और नो जवाब दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल, अंगूर की शर्करा, सबसे सिंपलेस्ट सुगर, सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ भी है ग्लूकोज, द्राक्ष शर्करा और ब्लड सुगर किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के बाद बात करिएगा फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, C6H12O6। फ्रक्टोज को बोला जाता है, याद रखिएगा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, है ना, स्वीटेस्ट नेचुरल सुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। इसको दोस्तों फ्रूट सुगर या फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट सुगर या फल शर्करा भी कहते हैं। और इसको दोस्तों हनी सुगर, शहद में जो शर्करा होती है, शहद की जो शर्करा होती है वो भी किसको बोला जाता है? फ्रक्टोज को बोला जाता है। तो फ्रक्टोज के बारे में ये जानकारी आप याद रखेंगे, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है, फ्रूट शर्करा बोलते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज को बोलते हैं चीनी, है ना, क्या बोलते हैं? चीनी, क्लियर। C12H22, ठीक है भैया, क्लियर। देखिएगा एक चीज मैं चेंज करवाऊंगा आज की क्लास में, वो आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, डोंट वरी। देखिएगा सुक्रोज को बोला जाता है चीनी, सुक्रोज को बोला जाता है कॉमर्शियल सुगर, व्यापारिक शर्करा, जो कि व्यापार में काम ली जाती है, व्यापारिक शर्करा। इसको बोला जाता है केन सुगर, केन का मतलब होता है गन्ने की शर्करा, है ना, केन सुगर, गन्ने की शर्करा। इसी को बोलते हैं, गन्ने को ईख बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो इसको इक्षु शर्करा भी कहते हैं। और दोस्तों इसको प्रतीप शर्करा भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, तो इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। प्रतीप शर्करा, इसको इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। तो ये याद रखेंगे। एक चीज है जो मैं चेंज कराने जा रहा हूं, वो क्या? देखिएगा, वन सेकेंड, ये वाला, ठीक है। तो यहां आपको ये चेंज करना है हल्का सा, क्या चेंज करना है? देखिएगा, आपको चेंज करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2:1 रहता है, लेकिन जो फिक्स है ना
वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना। पिछली बार हाइड्रोजन और कार्बन लिखवा दिया था 2:1। क्लियर, मतलब कार्बन का रेशो बदल सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पीछे 2:1 ही रहेगा। और इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां देखिएगा 1:1, ये ठीक है, 1:1 ठीक है, लेकिन यहां देखिएगा ये 1:1 नहीं है। क्लियर, इसमें भी फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बिल्कुल 2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वो रीजन है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपका बनता है तो H2O बाहर निकलता है। अब H2O बाहर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया। तो इसका मतलब दोस्तों 1:2 की कमी आ गई, तो बचा अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वापस से क्या रहेगा, 2:1। क्योंकि निकलता क्या है, जब भी वाटर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, 2:1 में ही क्या जाएगी, कमी। तो ऑलरेडी 2:1 है, कमी भी उसी रेशो में आ रही है, तो ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सुक्रोज के बाद बात करते हैं दोस्तों माल्टोज, जिसको बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर, और माल्ट शुगर किस में पाई जाती है, अंकुरित बीजों में पाई जाती है। जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, माल्ट शुगर पाई जाती है। अगली बात करते हैं दोस्तों गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा बोला जाता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर या क्या बोलते हैं, मस्तिष्क शर्करा। गैलेक्टोज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। इसी तरह दोस्तों लैक्टोज, तो लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर के तौर पर लिखा जाता है दुग्ध शर्करा। तो ये बेसिक वो नाम है जो कि एग्जाम्स के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं और काफी जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में क्रिएट किया जाता है। क्लियर। ग्लूकोज, कृष्ण मेहरानिया, ठीक है। ग्लूकोज सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली पॉलीसेकेराइड्स और स्पेशली डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, उन सब की यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है भैया। चले आगे, किसी भी टाइप का कोई डाउट, ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं लास्ट करने जा रहा हूं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। कार्बोहाइड्रेट खत्म करके आज की क्लास कंप्लीट कर देंगे, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं क्या, देखिएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर, इनको बोला जाता है कृत्रिम शर्करा या कृत्रिम मधुरक। देखिए, कृत्रिम शर्करा या कृत्रिम मधुरक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके भोजन को मीठा करने के लिए काम में लिया जाता है। इनको कृत्रिम शर्कराएं जो होती हैं, इनका बॉडी में जीरो मेटाबॉलिज्म, इनका बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनसे हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है, ध्यान रखना। क्लियर। कृत्रिम शर्कराओं से हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है, मतलब इनका बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। लेकिन जनरली जो बेचारे डायबिटिक पेशेंट है जिनको मीठा खाना मना होता है, अब जब आपको मीठा खाने का मना होता है ना, आपको सबसे ज्यादा मीठा खाने का मन तभी करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं, भोजन को मीठा जब उनको करना होता है तो इसके लिए कृत्रिम शर्कराएं काम में लेते हैं। कृत्रिम शर्कराओं में मैं आपको 4-5 नाम पढ़ा रहा हूं। एस्पार्टेम, ये राजस्थान LDC एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद सैकेरिन, उसके बाद सुक्रालोज, सुक्रालोज, उसके बाद एलिटेम, एलिटेम, और 5वां नियोटेन, एलिटेम, एंड 5th वन नियोटेन। देखिएगा, समझिएगा। देखिए दोस्तों, एस्पार्टेम सुक्रोज से 100 गुना मीठा, जो चीनी है उससे कितना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है एस्पार्टेम। सैकेरिन 550 गुना मीठा है, सुक्रालोज 600 गुना मीठा है। क्लियर। एलिटेम आपका लगभग 2000 गुना मीठा है। एनसीईआरटी की लिस्ट तो यहीं तक खत्म है, लेकिन कई बुक्स में आपको नियोटेन भी मिलेगा 8000 से 9000 गुना मीठा। तो अकॉर्डिंग टू अगर बात करें तो सबसे मीठी नेचुरल शुगर तो आपके फ्रक्टोज है, लेकिन सबसे मीठी कृत्रिम शर्कराओं में अगर आप बात करोगे तो नियोटेन आना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी 12th में नियोटेन का नाम नहीं है, तो एनसीईआरटी 12th के अकॉर्डिंग सबसे मीठी जो कृत्रिम शर्करा है वो एलिटेम है। क्लियर। तो हम यही कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12th क्लास। आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। तो कृत्रिम शर्कराओं के बारे में याद रखिएगा, ये स्पेशली जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके भोजन को मीठा करने के लिए काम में ली जाती हैं। ओमेगा 3,
ये एक फैटी एसिड है, ये एक वसा अम्ल है, वसी अम्ल है, जो कि हम फैट्स में पढ़ेंगे, जो कल पढ़ना है हमें। प्रोटीन और फैट के बारे में जानकारी कल लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आज कर रहे हैं जितनी भी सारी हैं। इतना नॉलेज दे रहा हूं ना एक कार्बोहाइड्रेट में कि आप कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ट्राइसेकेराइड्स क्या होते हैं, हेक्सोज क्या होते हैं, पेंटोज क्या होते हैं, आपके टेट्रोज क्या होते हैं, क्लियर, कौन किसका पॉलीमर है, किससे कौन बना है, ये सब चीजें मतलब इतने मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हर जगह नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों कल पढ़ेंगे प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, और अच्छे से टॉपिक को फिनिश आउट करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखिए। तो आगे बात करेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।